भैया चौपट करने के लिए तो इनसे ज्यादा कोई बढ़िया हो नहीं सकता, मगर निर्माण करने के लिए इनसे लाखों लोग पड़े हुए हैं जो इनसे इनसे अच्छा निर्माण कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश काकड़े जी, जो कि हमेशा हमारे साथ नागपुर से जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, एक बात उठती है कि बीजेपी में मोदी जी के बाद कौन? हाल फिलहाल सीटें भले ही कम हुई, लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद एक अंतर कलह हमें देखने को मिली, जो यूपी में भी चली और जो हमें नेशनल स्तर पर भी दिखाई दी। मोदी जी कहीं ना कहीं उसकी भरपाई भी कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस के बड़े नेता मंचों से विरोध कर चुके हैं, विरोध जाहिर कर चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी में मोदी जी के बाद कौन? आरएसएस किस पे भरोसा जता रही है अगर मोदी जी पे भरोसा नहीं रहा? और जो ये यूपी में जो झगड़ा चल रहा है, योगी जी वर्सेस मौर्य या पार्टी में अंतर कलह, इसके पीछे की वजह क्या है? नमस्कार। देखो, मैं 4 साल या 5 साल हो गए तब से बोल रहा हूँ। ये जब पूछते थे ना भक्त लोग, मोदी नहीं तो और कौन, तो मैं बोला ये सवाल आरएसएस से पूछना चाहिए, ये सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए कि मोदी नहीं तो और कौन। अभी देखो लड़ाई किस लेवल पर आ गई है कि पार्टी रहे न रहे, उनका संगठन रहे ना रहे, मगर मोदी के बाद मैं रहूंगा। अमित शाह बोलता मैं रहूंगा, योगी जी बोलते मैं रहूंगा, वो शिवराज सिंह छुप के अपना दाव चल रहे हैं, वो वसुंधरा राजे जो है वो स्कूटर पे सवार होके निकल रही है। तो ये सब सवाल जो है वो उनके लिए है। देखो, कांग्रेस या ये जो इंडिया गठबंधन है, इसमें तो मोदी नहीं तो और कौन, उसमें तो 50 लोग आ जाते हैं। गुजराल भी हो जाते हैं, देवेगौड़ा भी हो जाते हैं, चंद्रशेखर जी भी हो जाते हैं। तो ये बाकी का दूसरा जो फ्रंट है, मतलब आरएसएस और बीजेपी का छोड़ के जो दूसरा फ्रंट है, उनके लिए सवाल नहीं है मोदी जी नहीं तो और कौन। कोई भी आ जाएगा और वो इनसे, मोदी जी से अच्छा चला लेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनसे अच्छा चलाएगा, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन समाप्त कर दिया, इन्होंने स्वास्थ्य वाला समाप्त कर दिया, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है, कितने ब्रिज गिर जाते हैं, कितने ब्रिज डुबकी लगा लेते हैं, ये पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। मगर ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, न न्याय व्यवस्था, न सुरक्षा, सब कुछ चौपट है। और ये मोदी जी ये चौपट करने के बाद उनके भक्त पूछते हैं कि मोदी नहीं तो कौन। भैया चौपट करने के लिए तो इनसे ज्यादा कोई बढ़िया हो नहीं सकता, मगर निर्माण करने के लिए इनसे लाखों लोग पड़े हुए हैं जो इनसे इनसे अच्छा निर्माण कर सकते हैं। योगी जी क्या अच्छा कर रहे थे, नफरत फैलाने किसी और क्या किया योगी जी ने। बुलडोजर जब ब्राह्मणों के घर पे, ठाकुरों के घर पे, बनियों के घर पे चलने लग गए, जब इनको लगा कि बुलडोजर खराब है। देखो, कानून व्यवस्था चलानी है तो तुम न्याय नहीं करोगे भाई। ये सत्ता में बैठे हुए लोग न्याय नहीं करेंगे ना, पुलिस वाले न्याय करेंगे। आपने हजारों एनकाउंटर कर दिए, उसमें सब मारे गए। जब वो खुली छूट मिल जाती है, कानून हाथ में लेने की छूट मिल जाती है, तो फिर उसमें जाति और धर्म नहीं देखा जाता। जो उनका विरोध कर रहा है, जो उनका विरोध करता है, वो सब मारे जाते हैं। अब देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हालत है आज। 150 लोग मारे गए हैं, लड़के, और 2500 से आसपास जिनके हाथ पैर टूट गया, आंखें टूट गई, सर फूट गया। क्यों चल रहा है ये सब उनके जगह? क्योंकि उनकी भी जैसे यूपीएससी में इन्होंने समाप्त कर दिया सारा का सारा सिस्टम, वैसे उन्होंने बंगाल में, बांग्लादेश में बीपीएससी सब समाप्त कर दिया। और बीपीएससी में जिस तरीके से समाप्ति की कगार पर उन्होंने ला दिया, उसके लिए वहां का लड़का आंदोलित है। हमारे यहाँ के तो अभी भी धर्म की नशा में है, भांग की नशा पिए हुए है। इनको अभी भी नहीं समझ में आता कि शिक्षा की हालत क्या हो गई, स्वास्थ्य की हालत क्या हो गई है, ये अभी भी समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री वहां की बोल रही है कि आप रजाकारों के साथ में हो या आप स्वतंत्र सेनानियों के साथ में हो। मतलब हमने हमारी बात की, हमारे हक हकूक की डिमांड की है, कि प्रधानमंत्री वो बोल रही है कि तुम रजाकार हो, देशद्रोही और गद्दार हो। या यूपीएससी में इरेगुलरिटी की डिमांड करना, उसकी जांच करना, ये गद्दारी का निशानी है, ये देशद्रोह की निशानी है। मगर जैसे ही सत्ता पर सवाल उठाए जाते हैं, जहां कहीं का भी प्रधानमंत्री हो, वो अगर तानाशाह हो जाता है, डिक्टेटर हो जाता है, तो उसी तरीके से उस इशू को देश के गद्दारी से और देशभक्ति से, देशद्रोह से और राष्ट्रद्रोह से जोड़ना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कि वहां बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के 56% रिजर्वेशन के खिलाफ ये सब खड़ा हुआ है।
वहां 56% आरक्षण दिया, वहां जातिगत आरक्षण नहीं है। तो वहां आरक्षण का पैमाना है 56% में कि 10%, 30% स्वतंत्र सेनानियों के नाती पोतों को, मतलब जो 71 में 70 में लड़े थे उनके नाती पोतों को, भैया स्वतंत्र सेनानियों को दिया, किसी का विरोध नहीं था, वहां के किसी ने विरोध नहीं किया। 26,000 रजाकारियों को माफ कर दिया। अभी तक कैसे चल रही है, दौड़ाते जा रहे हैं केसेस को। अभी पिछले 2 साल के पहले 6-7 उन लोगों को सजा दे दी है जो रजाकारी थे, उनको फांसी दे दी है। तो 30% उनके नाती पोतों को, 10% महिलाओं को, 20% जिला कोर्ट के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को, जिला के जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है ऐसे डिस्ट्रिक्टों को, 5% एथेनिक माइनॉरिटी को और 1% दिव्यांगों को, ऐसा मिला के 56% आरक्षण का था। वहां आंदोलन जब शुरू हुआ तो उन्होंने, लोगों ने बोला कि भैया ये एथेनिक और दिव्यांग इनको 6% रिजर्वेशन तुम दे सकते हो, मगर ये 30% रिजर्वेशन पे मेन ऑब्जेक्शन था कि एक पीढ़ी को दे दिया, दूसरी पीढ़ी को दे दिया, तीसरी पीढ़ी को दे दिया, चौथी पीढ़ी को भी करोगे तो यूपीएससी जैसा हमारा यूपीएससी है, वहां 4 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और 3,000 लोग पास होते हैं मात्र। तो उसका 3,000 बच्चों में भी इतना रिजर्वेशन 56% इन्होंने दे दिया। उसके विरोध में आपको देखा होगा कि जो बांग्लादेश साधारण छात्र संघर्ष परिषद ने रिफॉर्म के लिए 2018 से आंदोलन किया था और अक्टूबर 2018 में सरकार ने घोषणा की थी कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नौकरियों में कोटा सिस्टम हटा दिए गए। मतलब उसको हटाया किसने था? बांग्लादेशी सरकार ने, उस वक्त की शेख हसीना की सरकार ने हटाया था। अब ये सरकार ने हटाया तो कुछ नहीं, और जिन्होंने दूसरों ने हटाया तो रजाकार हो गए, जिन्होंने डिमांड किया वो रजाकार हो गए। हमारे देश में ऐसा ही चल रहा है, इसी तरीके से चल रहा है। हालांकि हमारे यहाँ का युवा नशे में है, इसलिए इस तरीके के जमीन पे आंदोलन नहीं हो रहे, और हमारे यहाँ का गोदी मीडिया बोल रहा है कि इस आंदोलन को अमेरिका ने भड़काया है, रशिया ने भड़काया है, चाइना ने भैया उनको अपना समझ में आ रहा है, वहां के युवाओं को, उनको वहां मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाना। हमारे यहाँ तो हिंदू राष्ट्र का जो नशा लिया है, जिसमें कावड़िए हिंदुओं की दुकानें तोड़ते हैं, हिंदुओं की गाड़ियां तोड़ते हैं, हिंदुओं के रिक्शा तोड़ते हैं, हिंदुओं के ठेले तोड़ते हैं, नशे में चूर रहते हैं। ऐसे लोगों को शिव भक्त बोलना मेरे लिए तो बहुत कठिन काम है। और ये 2018 में जब सरकार ने हटाया था तो 2021 में 7 बच्चों ने फ्रीडम फाइटर का आरक्षण बचाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका की, और इस याचिका का निर्णय 5 जून 2024 में आया। और वो पुराना जो सर्कुलर था जिसमें बोला था कि नहीं भाई हम 30% रिजर्वेशन हटा रहे हैं, वो रिजर्वेशन फिर से बहाल हो गया। अब उसके विरोध में ये फ्रीडम फाइटर का जो रोल है, उसमें ये फ्रीडम फाइटर कौन बनाता है? तो एक पार्टी बनाती है। जैसे हमारे यहाँ देशभक्त कौन बनाता है? तो बीजेपी बनाती है। देशभक्त का प्रमाण पत्र कौन देता है? बीजेपी देती है। आरएसएस देती है। हिंदूवादी कौन है? ब्राह्मणवादी कौन है? हिंदुत्व की बात कौन करता है? तो ये प्रमाण पत्र आरएसएस देगी। वैसा आवामी लीग वहां प्रमाण पत्र देती है कि देशभक्त कौन था, और इस पे 50,000 ऑब्जेक्शन लोगों ने लगाए, सामान्य छात्रों ने। और अब ये अति हो गया तो उन्होंने स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ने ये आंदोलन शुरू किया, और ये इनका अब विश्वास सरकार पर नहीं रहा। ये जब बोल रहे कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मान्य करेंगे, ऐसा सरकार ने बोला। सरकार गई है उस आदेश के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में, मगर शेख जो है वहां की हसीना, वो भाषण में बोल रही है कि आप स्वतंत्र सेनानियों के साथ में नहीं हो तो आप रजाकार हो, मतलब गद्दार हो, देशद्रोही हो, आप विध्वंसक हो, आतंकवादी हो। ऐसे प्रधानमंत्री पर वहां की जनता विश्वास नहीं कर रही है। मगर हम आज भी इसी तरीके का जो साम्राज्य हमारे यहाँ चलाया जा रहा है, उस पर हम विश्वास करने में और उसके साथ चलने में हम गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये देशभक्त लोगों की सरकार है, ये गद्दारों की सरकार है, देश लूटने वालों की सरकार है। और अब लूट का माल किसको ज्यादा मिले, लूट के पद किसको ज्यादा मिले, इसमें आपस में गुत्थम गुत्थे चल रही है। आपने देखा होगा चोरी करते वक्त सब चोर इकट्ठा आ जाते हैं और चोरी करते हैं, मगर जब माल का बंटवारा शुरू हो जाता है तो फिर उनमें लड़ाई होती है, सर फुटबॉल मार के बंटवारे की तरफ होती है। आज ये 10 साल में माल जिसने ज्यादा लिया उसके विरोध में सारी बीजेपी खड़ी हो गई है,
सारा बीजेपी का सत्तासीन जो नेता है वो खड़ा हो गया, क्योंकि लूट के माल में उसको हिस्सा नहीं मिला। लेकिन सर एक बात बताएं, पूजा खेड़कर का जो मामला हुआ हमारे यहाँ यूपीएससी में, क्या उस सिर्फ इस्तीफा दे देना चेयरमैन का काफी है, या कुछ कदम ऐसे उठाए जाएंगे ताकि इस तरह की चीजें ना हो, धांधलेबाजी ना हो सके, बैक डोर से एंट्री ना हो सके? इतनी बड़े पेपर, देश का सर्वोच्च, एक तरह से कहेंगे जो पद लोग मेहनत करके आते हैं, क्या हमारे इस तरह का हमारे पास है ऐसा कोई साधन फिलहाल रोकने के लिए सारी चीजें? भाई सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में अगर सुप्रीम कोर्ट कमेंट्स पास करता है कि 5 जगह पेपर फूटने से पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, पिछली सरकार में एक हरियाणा में पेपर लीक हुआ था तो पूरा पेपर रद्द हो गया था, अभी भी सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है, और मुर्दा पड़ी हुई है देश की जनता, देश का युवा, जिनका नुकसान हुआ वो सब मुर्दा पड़े हुए हैं। मैं कोई किसी को उकसा नहीं रहा हूं, मैं आईना दिखा रहा हूं। मैं ये दिखा रहा हूं कि आपका कितना बड़ा नुकसान इस सरकार ने कर दिया। 130 डायरेक्ट अफसर भर्ती कर दिया, ज्वाइंट सेक्रेटरी करके भर्ती कर दिया, और हर यूपीएससी के इसमें आपको अगर गहनता से उसकी जांच की जाए तो 2000 बच्चे जो पास होते हैं उसमें 1000 से ज्यादा बच्चे, हर बच्चा आपको पूजा खेड़कर दिखाई देगा, हर बच्चा पूजा खेड़कर दिखाई देगा, आधे से ज्यादा। ये देश के सारे सिस्टम के साथ खिलवाड़ है, ये सारा देश का सिस्टम कोलैप्स करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और इसका कारण है कि हम अनार्की पैदा करना चाहते हैं, और देश में जब अनार्की पैदा होती है तो सत्तासीन लोगों का सबसे ज्यादा फायदा होता है, जिनके पास में अर्थव्यवस्था कंट्रोल होती है उनका सबसे ज्यादा फायदा होता है, और सबसे ज्यादा मरता है मिडिल क्लास आदमी और गरीब आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना बड़ा अपडेट्स देने के लिए, और जो युवाओं को मैसेज आपने दिया है। खैर सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, लगातार रोजाना आपने कावड़ियों पे बात की, ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी जो यात्रा, जो इतना भक्ति, हम किसी भक्ति पे सवाल नहीं उठाते, उसमें क्या वाकई कुछ उपद्रवी घुस गए हैं? रोज मारपीट, रोज झगड़े, डेली कोई ना वीडियो, और फिर उसके नाम पे जो कुछ सत्ता कर रही है वो भी आप देख ही रहे हैं। देखो आपको पता है कि हर जगह हमारे देश में जब हनुमान जी की यात्रा निकलती है, राम जी की यात्रा निकलती है, तो उसमें अराजक तत्व घुसते, मस्जिद के सामने नाचते, मस्जिद से पथराव करते। आपने सीसीटीवी में भी देखा था कि अंदर घुस के यहाँ से लोग निकले, मस्जिद के सामने खड़े हो गए और उन्होंने ही पथराव किया। ये हमारे यहाँ सार्वजनिक जो प्रदर्शन है, शक्ति प्रदर्शन, धार्मिक सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शन, इस पे रोक लगनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म का शक्ति प्रदर्शन रास्ते पर नहीं होना चाहिए। उनके प्रतिबंधित जगहों पर, उनके घरों में आप अपना जो करना है वो करिए, मगर दूसरों को डराने के लिए, दूसरों को ताकत दिखाने के लिए, अपनी गुंडाई दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए धर्म का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मैं सब लोगों से आग्रह करता हूं कि सब लोग डिमांड करें कि रास्ते पर किसी भी धर्म की ये जो फेरिया है, यात्रा है, जलसे है, चाहे वो मुहर्रम का हो, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे वो हनुमान जयंती का हो, चाहे वो गुरु नानक जयंती का हो, रास्ते पर प्रदर्शन बंद होना चाहिए इस देश में, क्योंकि उसमें अराजक तत्व घुसते हैं और उनकी यात्रा वालों की कोई जिम्मेवारी नहीं होती। जैसा योगी जी ने किया था, वो दंगा हो गया, उन्होंने 56 लोगों के वो कोर्ट लगा दिए और उनका रिकवरी का उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों नहीं हुआ? दिल्ली के दंगों में जब पत्थर मारते हुए दिखे थे आपको हिंदू तत्व, उस वक्त क्यों नहीं हुआ रिकवरी? उनके ऊपर क्यों नहीं हुआ? जब वो वहां के लोग नहीं थे, वो सब लोग वहां के बोलने वाले बोल रहे थे, हिंदू हो या मुसलमान, की जो दंगा कर रहे थे वो हमारे यहाँ के लोग ही नहीं थे। अचानक कहीं से बाहर से लोग आ गए और दंगा करने लग गए, तो ये अराजक तत्व घुसते नहीं है, घुसाए जाते हैं, क्योंकि दंगों का फायदा जिसको होता है वो पार्टी उसको सुरक्षा देती है, और वही लोग आपको वहां जाते हुए दिखाई देंगे। विशालगढ़ का आपको पिछले वक्त बताया था, विशालगढ़ का जो हंगामा हुआ उसमें पूना, सांगली, सातारा के लोग थे, कोल्हापुर का एक लड़का उसमें नहीं था और दंगा करवा दिए। किला कहां पर, अतिक्रमण कहां पर, दंगा कहां, मस्जिद कहां की तोड़ी गई, किस मस्जिद पर हथौड़े चलाए गए? वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर के मस्जिद, उनका क्या दोष था? 300-400 साल पहले का जो बनाया हुआ शहर, गांव है छोटा सा, वहां पर क्यों चला? क्योंकि अराजक तत्वों से कराया जाता है, और महाराष्ट्र का गृह मंत्री बोलता है कि उसको ठोक के निकालो, जो भी है उसको ठोको, मगर हिट विकेट मत होगा ना, ठोको मगर हिट विकेट मत होना। अरे हिट विकेट तो अमित शाह हो गए,
जिन्होंने जिस भाषा में पुणे में भाषण दिया वो खुद ही एडवोकेट हो गए, उन्होंने बता दिया कि हम कैसे लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा एपिसोड नीचे कमेंट कीजिएगा, और बेबाकी से सर इस तरह से बोलते हैं वो बड़ी काबिल तारीफ है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।